नमस्कार साथियों, बच्चों आज हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, जो कि आरएचयू का जो एक कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग उसी के एज पर दी सिलेबस। कौन सा सिलेबस? जो आपका 2016 में जो एग्जाम हुई थी आरएचयू की, अभी हम उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। उस सिलेबस में टोटल 51 टॉपिक है और पूरे के पूरे हम कवर करवाएंगे ऑनलाइन कोर्स के अंदर आरएचयू स्पेशल। उसी के रिगार्डिंग आज हम ये लेक्चर आपको दे रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी किस तरीके से हम कोर्स के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, किस तरीके से हम सारी चीजें कवर करवाएंगे। कोर्स के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पे आपको कोर्स का वीडियो मिल जाएगा कि कोर्स में क्या कराने वाले हैं। ऐप डाउनलोड करके ऐप में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम किस तरीके से कवर करवाएंगे। आरएचओ के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग आज हम पढ़ने वाले हैं, और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है। ठीक है, हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, लेकिन सबसे पहले समझो लैंडस्केप क्या होता है। दो टर्म है, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है गार्डनिंग। ठीक है, गार्डनिंग आप सब जानते हो, गार्डनिंग क्या होती है। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब होता है भूमि का कोई भी ऐसा भाग जहां पर एक विशेष उसकी कुछ विशेष गुण वहां पर हो, जैसे कि वहां पर क्या हो, पहाड़ हो, वहां पर नदी हो, झरना हो, अलग अलग प्रकार के वहां पे पेड़ हो, पौधे हो, वो हिस्सा क्या कहलाएगा? लैंडस्केप कहलाता है। पर वो नेचुरली है। ठीक है, वो नेचुरली है। ठीक है, ऐसा हिस्सा जैसे कि पीछे भी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, यहाँ पे घास बनी हुई है, ये सारी। तो ऐसा हिस्सा, भूमि का ऐसा हिस्सा जहां पर आपको क्या दिखे, पहाड़ी भी हो, वहां पर नदी नाले झरने भी हो, ठीक है, वहां पर पशु पक्षी भी अच्छे से विचरण करते हो, वहां के आसपास अलग अलग प्रकार के कई सारे पौधे हो, कलरफुल फ्लावर्स हो, तो वो एरिया क्या कहलाता है? लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, कि वहां पे अलग कई प्रकार के वहां पे चीजें हैं, ऐसे एरिया को लैंडस्केप कहते हैं। अब लैंडस्केप गार्डनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? लैंडस्केप गार्डनिंग में आपको बता दूं, ये जो टर्म है ये एक ओल्डर टर्म है। ठीक है, पहले इसको लैंडस्केप गार्डनिंग कहते थे, लेकिन अब इसको लैंडस्केप आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर कहा जाता है। नया टर्म क्या दिया गया है? आर्ट ऑफ डिजाइनिंग। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग जो है, मतलब इसको जो डिजाइन, ये जो कला है, इसको अब लैंडस्केप आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमें क्या करना है, जो भी एरिया दिया है उस एरिया की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर उसको सजाना, वहां पर सजावटी पौधे लगाना, वहां पर आर्टिफिशियल क्या बनाना, झरना बनाना, तालाब बनाना। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग। लॉन लगाना, ये सारी चीजें। अब ये जो है लैंडस्केप गार्डनिंग, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमारे पास जो है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक डिजाइनर को क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वो पूरा उस डिजाइनर को नॉलेज होना चाहिए। अब उसी के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिए गए हैं कि आप भाई लैंडस्केप गार्डनिंग लगा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन किन सिद्धांतों को, किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वही यहाँ पर क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन यही लिखी है कि यह भूमि के किसी विशेष हिस्से के स्थानीय वातावरण या पर्यावरण के अनुकूल सजावटी पौधों के द्वारा सुंदर बनाने की एक कला है। ठीक है, ये पीछे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। मतलब कि जो भी भूमि का हिस्सा है, उसका जो वहां का लोकल इन्वायरमेंट है, वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो जो अच्छे अच्छे सजावटी प्लांट वहां पर लगाकर उस हिस्से को सुंदर बनाना, ये क्या कहलाता है? लैंडस्केप गार्डनिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल की। क्या क्या प्रिंसिपल है? और मैं आपको बता दूं, आरएचओ में ये प्रिंसिपल से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इन प्रिंसिपल के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है लैंडस्केप गार्डनिंग का प्रिंसिपल है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 अलग ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन प्रिंसिपल में से दे देगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है लैंडस्केप गार्डनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन। अब यहां से पर्टिकुलर प्रिंसिपल में से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है इनिशियल अप्रोच, प्रारंभिक दृष्टिकोण। पहला प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल अप्रोच, प्रारंभिक दृष्टिकोण आपका जो है पहला प्रिंसिपल है।
अब जैसे मान लो कोई भी डिजाइनर है, डिजाइनर जनरली कौन होगा? जो लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग का काम करता है वो होता है हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। या आप आरएचओ बनोगे तो आपका काम क्या रहेगा? ऑलमोस्ट यही आपको देखना रहेगा सारी चीज। तो जो डिजाइनर होता है या जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है उसका प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए अगर उसको क्या लगाना है? लैंडस्केप गार्डनिंग करना है। मतलब कि कुल मिला के यही है, उसका पहला दृष्टिकोण होगा कि जो भी हमें स्थल आकृति, जो भी हमें भूमि यहाँ पर डिजाइन करने के लिए दी गई है वो भूमि कैसी है और उसको किस तरीके से हम सुंदर बना सकते हैं, वहां पर किस तरीके के प्लांट लगा सकते हैं, कहाँ उसमें तालाब बना सकते हैं, ये सारी चीजें, ये उसका प्रारंभिक दृष्टिकोण होगा, ठीक है। जैसे बगीचे के आसपास, ये मान लो ये आपका बगीचा है, तो बगीचे के आसपास बाड़ कैसी लगाना है, ठीक है, पेड़ पौधे कौन कौन से लगाना है, ये उसका प्रारंभिक दृष्टिकोण होता है, ताकि वो जो लैंडस्केप गार्डन है वो पूरी तरीके से नेचुरल लगे, प्राकृतिक लगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है, एक अच्छा डिजाइनर वह माना जाता है जो भूमि के किसी भी हिस्से को वहां की स्थल आकृति के अनुरूप सुंदर बना सके। कुल मिला के काम क्या है? जो भी वहां पे आकृति, स्थल आकृति है, जो भी भूमि है, उसको उसी के अनुरूप सुंदर बनाना, ठीक है। फिर बगीचे के आसपास जो बाड़ लगाई जाती है वह ऐसी होनी चाहिए कि वो प्राकृतिक लगे। अब बगीचे के आसपास आप ऐसा नहीं कि तार की फेंसिंग कर दी, नहीं, वहां पे आपको ऐसे ही कुछ जो अपनी हेज और जो बोलते हैं ना हम उसको हर्ब वाली, ऐसे प्लांट लगाना है जो बिल्कुल नेचुरल बाड़ का काम करे, बिल्कुल नेचुरल लगे। अगर वहां पे आसपास कोई पहाड़ी है तो वो पहाड़ी को बिल्कुल ऐसे अरेंज, मतलब कि हमें गार्डन को ऐसे अरेंज करना है कि वो पहाड़ी उसी गार्डन का हिस्सा लगे, ठीक है। ये सारी चीजें, उदाहरण के लिए यदि बगीचे के पास कोई प्राकृतिक वन दृश्य है, कोई भी प्राकृतिक वन दृश्य मान लो जैसे कोई पहाड़ी है, तो बगीचे को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वो पहाड़ी क्या लगे? उस गार्डन का हिस्सा लगे। पहाड़ी है या पास में कोई तालाब है, ठीक है, या पास में कोई जो आप बोल सकते हो कोई प्राकृतिक वन है, तो उसको हमें डिजाइन ऐसा करना चाहिए हमारे लैंडस्केप गार्डनिंग को कि वो हमें क्या लगे? उसी का हिस्सा लगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं मंदसौर में रहता था, तो वहां पे एक तालाब है, तेलिया तालाब करके, उसके पास में गार्डन डेवलप किया गया है। तो गार्डन डेवलप इस तरीके से किया गया है कि वो तालाब जो है उसी गार्डन का हिस्सा फील होता है, उसी तालाब का हिस्सा लगता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिजाइनर के ऊपर, हॉर्टिकल्चरिस्ट के ऊपर। यही उसका इनिशियल अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पे इससे कोई क्वेश्चन यहाँ अंदर से नहीं बनता है, तो मैं नहीं बताऊंगा, बस ये आपको याद रखना है कि इनिशियल अप्रोच होता क्या है, ठीक है। सेकेंड बात ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि ये पहाड़ी दी हुई है ना, ये पहाड़ी दी हुई है, तो यहाँ पे गार्डन आपको इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये पहाड़ी इसी गार्डन का हिस्सा लगे, ठीक है। ये तालाब बने हुए हैं, तो गार्डन ऐसी इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि इसी का हिस्सा लगे और बिल्कुल नेचुरली लगे, ठीक। सेकेंड जो प्रिंसिपल है इसका वो है अक्ष, या बोल सकते हैं धुरी या एक्सिस, ठीक है। अक्ष को, इसको हिंदी में धुरी भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या कहा जाता है? धुरी भी कहा जाता है, एक्सिस भी कहा जाता है ना। हम जब पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो हम बोलते हैं ना, एक अक्ष पे दूसरे अक्ष, अक्षांश देशांतर आप पढ़ते हो। अक्ष क्या होता है? दूरी होती है, बिल्कुल एक बीच में से लाइन खींची हुई, है ना। अक्षांश और देशांतर हम ऐसा पढ़ते हैं ना, एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। अक्ष का मतलब वही होता है धुरी, मतलब बीच में से एक सेंटर से बिल्कुल एक लाइन आपकी जा रही है, उसको हम बोलते हैं अक्ष, एक काल्पनिक रेखा। तो यहाँ पे आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपने दो चीज यहाँ पे हमेशा पढ़ी होगी। बेसिक चीज आपने पढ़ा होगा फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन, ठीक है। फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन आपने पढ़े होंगे। फॉर्मल गार्डन क्या होता है? फॉर्मल गार्डन बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, मतलब उसमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है, किसका? एक्सिस का। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जैसा मान लो आपका गार्डन है, तो बीच में से यहां से इस तरफ भी क्या होगा? सेम चीज डेवलप की जाएगी और सेम चीज इस तरफ भी डेवलप की जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। जो चीज, जैसे पेड़ पौधे इस तरफ लगाए गए सेम टू सेम वैसा ही इस तरफ लगाया जाता है। और बीच में यहाँ पे क्या होता है? एक केंद्र बिंदु होता है जो आकर्षित करता है, आकर्षण का काम करता है, जो मेन पॉइंट होता है जिसको हम स्पेशली देखने जाते हैं, ठीक है। तो अब इस दोनों तरफ को बराबर विभाजित करने वाली जो लाइन होती है, दोनों पार्ट को, पूरे बगीचे को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली लाइन होती है, और इस लाइन पे ही क्या होता है? मेन केंद्र बिंदु होता है। इसी लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस या धुरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ ताजमहल में देखो, ये हमारा एंट्री गेट है, एंट्री गेट से हम यहाँ पे बिल्कुल सीधे कहाँ जाते हैं? यहाँ पर। ये हमारे क्या है? आकर्षण का केंद्र है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे बनाई गई है, ये जो लाइन क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। और इसके इस तरफ आप देखोगे तो गार्डन डेवलप किया गया है, और इसके इस तरफ भी गार्डन डेवलप किया गया है, सेम।
देखो ये इतना हिस्सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, शाम इतना हिस्सा आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल बराबर और सेम तरीके से सेम पौधे सेम डिजाइन बनाई गई है, ठीक है, सेम रास्ते बनाए गए हैं, सेम जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि वो पूरा सिमेट्रिकल दिखे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और ये बीच में जो लाइन आपको दिख रही है बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ, दोनों को बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, ये जो काल्पनिक लाइन है ये एक्सिस कहलाती है, दूरी कहलाती है। और इसी लाइन के अंत में लास्ट में क्या होता है, हमारे आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे कि ताजमहल, हम इसी लाइन पर लास्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यही तो जाते हैं देखने ताजमहल, इसका मेन चीज तो यही है हमारे लिए, ठीक है। यह होता है हमारा क्या, अक्ष होता है, एक्सिस होता है। देखो यह किसी भी बगीचे में एक काल्पनिक रेखा है, ठीक, जिसके चारों ओर बगीचे को संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है। अब बगीचे के चारों ओर संतुलन का मतलब ये लाइन इसलिए खींची गई कि यहाँ के इस तरफ का जो गार्डन है वो इस तरफ के गार्डन के बराबर ही हो, संतुलित हो, बैलेंस फॉर्म में हो दोनों तरफ, ठीक है। एक फॉर्मल गार्डन में केंद्रीय रेखा, ये जो एक फॉर्मल गार्डन के अंदर ही होती है केंद्रीय रेखा, क्योंकि इनफॉर्मल गार्डन में क्या होता है, इनफॉर्मल गार्डन में तो जैसी आपको जमीन मिलती है उसी पे आप जो पौधे वहां पे ऑलरेडी पहले से हैं वो उनको रखा जाता है और एसिमेट्रिकल होता है, उसमें कोई संतुलन नहीं बनाया जाता कि आधा हिस्सा इस तरफ है आधा हिस्सा इस तरफ। लेकिन फॉर्मल में ये सारी चीजें की जाती है। सामान्यतः एक्सिस के अंत में बगीचे का एक आकर्षण का प्रमुख बिंदु होता है, जैसे कि ये इस अक्ष के लाइन पर लास्ट में क्या, आकर्षण का एक केंद्र बिंदु ताजमहल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी आकर्षण का केंद्र बिंदु कोई भी हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, पानी का फव्वारा हो सकता है, या अन्य कोई सुंदर कारीगिरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मूर्ति हो सकती है, फव्वारा हो सकता है, कोई भी सुंदर कारीगिरी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आपको ताजमहल दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सिस। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सिस क्या होता है। आपको पूछा जा सकता है कि ऐसी काल्पनिक लाइन जो क्या करती है, किसी फॉर्मल बगीचे को, याद रखना औपचारिक बगीचा बोल सकते हैं या फॉर्मल जो गार्डन है उसको बैलेंस करने का काम करती है, वो लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, दूरी कहलाती है। और उसके अंत में क्या होता है, आकर्षण बिंदु होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपको प्रिंसिपल जो है वो है आपका फोकल पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता दूं जो फोकल पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ये फोकल पॉइंट जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल में से तो 99.99% चांस है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि किसी भी गार्डन में आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उस केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकल पॉइंट कहा जाता है। जैसे अभी हमने पूछा कि किसी भी गार्डन में जो बैलेंस करने का काम कौन करता है, एक्सिस करती है, धुरी जो होती है, अक्ष होता है, वो इस तरफ भी गार्डन को बैलेंस करती है, इस तरफ भी गार्डन बैलेंस करती है, और यहां पर उसके लास्ट में क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। इसी केंद्र बिंदु को फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल पॉइंट का मतलब ही क्या है, फोकस पॉइंट। फोकल को फोकस समझिए। फोकस क्या होता है, जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस बिल्कुल एक ही जगह पर होता है, कि हमारा गोल एक ही होता है कि भाई हमें आरएचओ की एग्जाम क्लियर करनी है, हमें ये एग्जाम क्लियर करनी है। आप कहीं जाते हो तो आपका क्या रहता है, फोकस एक ही रहता है कि भाई मुझे उस जगह पर जाना है। तो मतलब वही, जैसे कि पिछले डायग्राम में हमने देखा ताजमहल, आप जब गेट से इंटर करते हो तो आपका फोकस पॉइंट क्या होता है, सामने ताजमहल आपको दिखता है जहां पर मुमताज की कब्र है, वो आपका फोकल पॉइंट है। तो फोकल पॉइंट का मतलब क्या होगा, गार्डन के अंदर एक आकर्षण का जो बिंदु होता है, जो मेन मुख्य आकर्षण का जो बिंदु होता है, जो गार्डन जिसकी वजह से जाना जाता है, वो कहलाता है फोकल पॉइंट। जैसे ताजमहल में अभी ऊपर हमने देखा यहाँ पे कि ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट क्या कहलाता है, ये जो ताजमहल ये हमारे मुख्य आकर्षण का केंद्र है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब फोकल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये फोकल पॉइंट हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, कोई फव्वारा हो सकता है, कोई स्टेच्यू हो सकता है, ये फोकल पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं सरदार पटेल साहब की, तो सरदार सरोवर जो बांध है वहां पे मेन फोकल पॉइंट क्या है, वो मूर्ति, उनकी इतनी जो लंबी बनी हुई मूर्ति है, बहुत बड़ी जो मूर्ति है, वो वहां का फोकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये जनरली आप यही बता सकते हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, किसी भी गार्डन में आकर्षण का जो प्रमुख केंद्र होता है, जैसे कि मूर्ति हो गई, टोपियरी हो गई, मतलब टोपियरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग शेप में हम डिजाइन बनाते हैं, कभी हाथी बना दिया, कभी कुछ बना दिया। वो फव्वारा हो सकता है, पक्षियों के स्नान करने का स्थान हो सकता है, सजावटी फूलों के द्वारा बनाई गई, सजावटी फूलों के द्वारा बनाई गई जो भी आकृति हो सकती है, घड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम फोकल पॉइंट कह देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना फोकल पॉइंट क्या होता है। तो
किसी भी गार्डन का वो मुख्य पॉइंट जो हमारे आकर्षण का केंद्र होता है, और गार्डन उसी के नाम से जाना जाता है जनरली। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो है मास इफेक्ट। मास इफेक्ट, समूह प्रभाव। अब मास इफेक्ट को जनरली अपने सेंस में देख लीजिए, है ना। एक अकेला व्यक्ति जाएगा लड़ने किसी से तो वो मार खा के आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर वही ग्रुप में 10-12 लोगों को अगर वो लेके गया तो सामने वाले की बैंड बजा के आ जाएगा। तो मास में क्या होता है, जब हम ग्रुप में जाते हैं, समूह में जाते हैं, तो उसका एक अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, मान लो आप गए प्रचार करने और कोई पब्लिक आई नहीं आपको देखने के लिए, 2-4 लोग ही आए, तो आपको भाषण देने में मजा भी नहीं आएगा और आपकी किरकिरी हो जाएगी। अगर मान लो बिल्कुल मास में लोग आ गए, लाखों करोड़ों लोग आपके सामने आ गए भीड़ बना के, तो आपको क्या होगा, मास का अलग इफेक्ट दिखेगा। सामने वाले पार्टी घबरा जाएगी, अरे यार इतना खतरनाक लोग, इतना हुजूम उड़ा इनके रैली में। तो मास इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के पौधों का उपयोग समूह के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार के पौधों का, फूलों का उपयोग समूह के रूप में करना। ठीक है, साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सुंदर लगे, इस हेतु पौधों में अलग अलग क्यारियों का डिजाइन अलग अलग बनाया जाता है। देखो नीचे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहां पे देखो, ये अलग प्लांट है, ठीक है, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये अलग फ्लावर, सब फ्लावर अलग अलग है, और सबको अलग अलग क्यारियों में अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में लगाया गया है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। तो मास इफेक्ट का मतलब ही यही है कि बहुत सारे प्लांट को एक साथ अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग आकार और अलग अलग शेप में इस तरीके से लगा देना पास पास में, ताकि वो देखने में काफी सुंदर लगे और मास का इफेक्ट दिखे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम ग्रुप में कहीं जाते हैं तो उसका इफेक्ट अलग आता है, और अकेले कहीं जाते हैं तो उसका इफेक्ट अलग आता है। वैसे ही बहुत सारे फ्लावर्स को, प्लांट्स को एक साथ लगा देते हैं, अलग अलग क्यारियों में, अलग अलग आकार में, शेप में लगा देते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या कहलाता है, मास इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मास इफेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मास इफेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मास इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में कई सारे पौधों को या फ्लावर को एक साथ अलग अलग आकार में, क्यारियों में इस तरीके से लगाना कि वो सुंदर दिखे, क्या कहलाता है, तो मास इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी अगर बनते हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, यहां पे हम बात करेंगे अब आपसे एकता की, यूनिटी की। अब साला गार्डन के अंदर एकता और यूनिटी का क्या मतलब है। एकता, यूनिटी, जैसे मास इफेक्ट की बात की हमने, मास इफेक्ट में क्या हुआ, कई सारे प्लांट, कई सारे पौधों को एक बड़ी संख्या में एक साथ हमने लगाया। तो लगाया मतलब क्या हो गया, सब एक साथ है, मतलब क्या हो गया, यूनिटी हो गई। अब उस यूनिटी को और अट्रैक्टिव करना है तो जो गार्डन है, गार्डन के अंदर फ्लावर है, फ्लावर के साथ साथ पेड़ पौधे हैं, उनको बिल्डिंग, गार्डन के अंदर जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसके साथ इस तरीके से अरेंज करना, इस तरीके से दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना कि उनके बीच में यूनिटी दिखे, एकता दिखे, और वो बिल्डिंग और वो गार्डन बिल्कुल ऐसा ना लगे कि एक बिल्डिंग अलग से है, वो गार्डन का ही हिस्सा महसूस हो, प्रतीत हो, और उस बिल्डिंग के आसपास कई सारे प्लांट, झाड़ीदार प्लांट हम लगा देते हैं। ठीक है, ये यूनिटी कहलाती है। तो किसी भी बगीचे को सुंदर बनाने के लिए यूनिटी का महत्वपूर्ण होता है। जैसे इसके लिए सबसे पहले इमारत और बगीचे के बीच सामंजस्य बिठाना आवश्यक है। देख क्या बोला, इमारत और बगीचे के बीच, मतलब गार्डन के अंदर जो बिल्डिंग होती है, सर्विस बिल्डिंग होती है ना, जो वहां पे काम करते हैं, या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंप्लीमेंट है, पावड़े वगैरह, मशीनरी रखने के लिए बिल्डिंग्स होती है, तो उस बिल्डिंग और बगीचे के बीच में क्या करना है, मेल स्थापित करना है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित मतलब कि उस बिल्डिंग के आसपास झाड़ीदार पौधे लगा दो, ठीक है, अंदर फ्लावर्स आप लगा दो, उसमें आप गमले अच्छे खासे, उस बिल्डिंग के आसपास गमले आपने लगा दिए गैलरी के ऊपर, तो वो इस तरीके से सामंजस्य बिठाना कि वो एक ही दिखे। ठीक है, इसके बाद बगीचे के दूसरे घटक, बगीचे के दूसरे घटकों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि संपूर्ण बगीचा देखने में आकर्षण व सुंदर लगे। एक नींव रोपण का मतलब है मोटे तौर पर इमारत की नींव के पास झाड़ीदार पौधे का रोपण करना। मतलब गार्डन के अंदर जितने भी घटक है, चाहे आपकी एक पहाड़ी हो वहां पे, चाहे झरना हो, झरने के साथ साथ आपके फ्लावर्स हो, लॉन हो, ठीक है, बैठने की जगह हो, छायादार जगह हो, इमारत हो, बिल्डिंग हो, इन सबको इस तरीके से अरेंज करना वो देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगे, दैट इज यूनिटी। ठीक है, यही क्या है, यूनिटी। अब देखो लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लैंडस्केपिंग गार्डनिंग करते क्यों है, दो पर्पज से। लैंडस्केप गार्डनिंग हम करते क्यों है, दो पर्पज होता है। एक तो हम करते हैं ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, और एक हम करते हैं यूटिलिटी के लिए।
यूटिलिटी के लिए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जिससे हमें उस गार्डन से हमें कुछ मिले। एक तो ब्यूटी के लिए मतलब सुंदरता के लिए, जब आप बैठो वहां पे आपको गार्डन अच्छा सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, वहां बैठो आप। गार्डन का मतलब क्या होता है, गार्डन को लगाया इसलिए जाता है कि हम जो स्ट्रेस में रहते हैं आजकल की जो दौड़ भरी भाग भरी जिंदगी में लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो ये बेस्ट जगह होती है गार्डन, लैंडस्केप गार्डनिंग। आप जाओगे, नई नई चीजें दिखेगी, बहुत ही सुंदर आकृतियां दिखेगी, अट्रैक्टिव दिखेगी, तो आप वहां पे रिलीफ फील करोगे, स्ट्रेस फ्री फील करोगे। इसीलिए गार्डनिंग और ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, तो एक तो ब्यूटी के लिए किया जाता है, दूसरा यूटिलिटी के लिए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि वहां से हमें कुछ आउटपुट मिले। ठीक है, कुछ आपको मान लो कुछ फ्रूट्स मिले या फ्लावर्स मिले या कुछ आउट मिले, जिससे आपको इनकम हो, इकोनॉमिक पर्पज से आप लगाते हो। तो दो तरीके से लैंडस्केप गार्डनिंग की जाती है, याद रखना। ठीक है, एक तो ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, और एक यूटिलिटी के लिए। तो ये यूनिटी आपका क्लियर है। ठीक, यूनिटी के बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है स्थान स्पेस। अब स्थान स्पेस क्या होता है? ठीक है, देखो गार्डन में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा आप कुछ भी भरे दे रहे हो साथ में, है ना। जैसे बस में 60 व्यक्ति आते हैं, बस में 60 सीट है, 60 व्यक्ति बैठ सकते हैं और आपने 100 भर दी अंदर, ये होता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब समझ गए कि एक बस है, 60 सीट है उसके अंदर, और एक बस के अंदर 60 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन आपने उसमें 100 व्यक्ति भर दिए। आपने देखा होगा जो रोडवेज बस जाती है पूरी पूरी ऐसे लोग लटके रहते हैं। ट्रेन के अंदर मुंबई में आप देखो, लोकल ट्रेन में लोग लटके रहते हैं, मतलब वो ओवर क्राउडिंग है। तो गार्डन के अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। ओवर क्राउडिंग का मतलब यही हो गया कि हमें वहां पर गार्डन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो खाली स्पेस है, हमें ज्यादा बड़ी बड़ी खाली स्पेस रखनी चाहिए, जैसे कि ये है ना, ऐसी खाली स्पेस भी हमें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जगह फ्लावर आपने लगा दिए, सब जगह प्लांट लगा दिए, नहीं, जहां पर लगा रहे हैं वहां पे लगाओ। और बड़ा स्थान, एक जगह जो है बिल्कुल आप उसको खाली रखो, और उसकी खाली जगह में आप क्या लगा दो? लॉन लगा दो। ठीक है, लॉन लगा दो। इसको बोलते हैं स्पेस या स्थान। समझ में आया? स्पेस स्थान का मतलब है कि हमें गार्डन के अंदर बिल्कुल ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, हमें जो है जगह खाली छोड़नी है, खाली छोड़ने के साथ उसमें लॉन लगानी है ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, बगीचे का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे। जब आप खाली जगह छोड़ोगे, बड़ा कब दिखाई देगा? जब आप खाली जगह छोड़ोगे, है ना। जैसे आप घर की बात करें, घर के अंदर की बात करें, घर के अंदर आप मान लो आपने टेबल भी रख दी, बेड भी रख दिया, सोफे भी रख दिए, सब रख दिया, अब पूरा कमरा भर गया, तो कमरे में स्पेस दिखाई नहीं देगी, तो कमरा छोटा दिखाई देगा, है ना, छोटा लगेगा ना, अरे यार कमरा बहुत छोटा है, पूरा टेबल और बेड वगैरह इनसे ही पूरा भर गया। लेकिन अगर उसी कमरे को आप खाली कर दो, मतलब टेबल, आपका बेड और पंखा वंखा सब बाहर निकाल दो, फिर उसको देखो, देखेगा अरे बहुत बड़ा कमरा है, पूरी जगह खाली खाली दिखेगी। तो मतलब यही है कि जब हम ज्यादा खाली जगह छोड़ेंगे तो हमें वो जगह बड़ी नजर आएगी, बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, स्थान वहां पे स्पेस जो है ज्यादा दिखाई देगा, सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, तो ऐसा तब किया जा सकता है जब बगीचे में खुली जगह ज्यादा छोड़ी जाए, है ना, बात आ गई ना कि खुली जगह ज्यादा छोड़ी जाए और उस खुली जगह में क्या लगा दो? लॉन लगाई जाए। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात आया यहाँ पे डिविजनल लाइन या विभाजन रेखा। विभाजन रेखा क्या होती है? कुल मिला के जैसे हमारा ये मान लो गार्डन है, तो विभाजन रेखा भी क्या काम करती है? एक तरीके से गार्डन को सुंदर बनाने का काम करती है। मतलब ये आपका गार्डन है, तो विभाजन रेखा का मतलब क्या है? यहाँ पे कई सारी चीजें होती है। जैसे मान लो एक तो आपका ये रास्ता हो गया, ये रास्ता आपने बनाया सीधा, तो यहाँ पे ये वाला गार्डन अलग और ये वाला हिस्सा अलग हो गया, तो ये एक विभाजन का काम करता है, रास्ता भी। ठीक है, फिर आपने ये डिजाइनदार घुमावदार रास्ता यहाँ पे निकाल दिया, तो ये भी क्या करेगा? विभाजन रेखा का काम करेगा। अब ये विभाजन रेखा के आसपास क्या कर दो आप? अच्छे झाड़ीदार जो है घुमावदार पौधे लगा दो। ठीक है, अच्छे झाड़ीदार घुमावदार पौधे लगा दो। ठीक है, तो ये और सुंदर लगेगा। तो विभाजन रेखा, जैसे यहाँ पे देखो ये रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते पे देखो यहाँ पे ये पौधे लगाए हुए हैं डिजाइनदार, रास्ता भी देखो किस तरीके से डिजाइनदार बनाया हुआ है ये, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे ये इस तरीके से। तो ये जो जितने भी आपको ये जो एक पूरे हिस्से को अलग करने वाली रेखा दिख रही है, ठीक है, जैसे ये पूरा गार्डन है, इस पूरे गार्डन में जैसे ये वाला हिस्सा पूरा अलग हो गया, किससे अलग हो गया? क्योंकि इसके चारों तरफ रास्ता बना दिया और ये रास्ता विभाजन रेखा का काम कर रहा है। उसी तरीके से ये वाला हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा अलग, यहाँ से अलग है ये इतना। तो इस तरीके से डिविजनल रेखा मतलब कि वहां पे जो रास्ते बनाए जाते हैं और उन रास्तों के आसपास इस तरीके से बाड़ लगाई जाती है कि वो अट्रैक्टिव दिखे और जो एक हिस्से को, गार्डन के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने का काम करे, वही डिविजनल लाइन कहलाती है। जैसे विभाजन रेखा वह रेखा होती है जो गार्डन के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करे। ठीक है, तो ये जो रास्ते हैं एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग कर रहे हैं। फिर विभाजन रेखा सामान्यतः घुमावदार तथा
कलात्मक होनी चाहिए जिससे कि बगीचे में सुंदर वृद्धि हो। और घुमावदार कलात्मक का मतलब समझ लो, देखो ये कुछ बाढ़ यहाँ पे ये घुमावदार रास्ता बना दिया यहाँ से ये सीधा, फिर यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ बना दिया, ये घुमावदार बना दिया, ये यहाँ पे ये घुमावदार बना दिया ताकि सुंदर लगे। ठीक है, अलग अलग डिजाइन में बना दी विभाजन रेखा रास्ते ताकि दिखने में वो सुंदर लगे। क्लियर? तो ये क्या होती है, हमारी डिविजनल लाइन होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गार्डन के अंदर एक हिस्से को दूसरे हिस्से को अलग करने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, तो डिविजनल लाइन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर वाकई में मजा आ रहा है ना पढ़ने में, अगर लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है और कंटेंट भी अच्छा है, तो प्लीज, मैं कहता नहीं हूं कि सब्सक्राइब करो, बट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन मैटर करता है, पूरा सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे और इसी तरीके से पूरा सिलेबस कवर होगा। नोट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी आपको हम कोर्स लॉन्च करेंगे, कोर्स लॉन्च का वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा किस तरीके से कोर्स हमारा रहेगा, क्या क्या चीज़ हम कवर करवाएंगे। नोट्स भी आपको दिखाऊंगा क्या किस तरीके के नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे, सारी चीज़ देंगे। तो कोर्स का वीडियो भी आज आपको शाम को 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, अनुपात और स्केल, ये भी क्या है, प्रिंसिपल है बगीचे का या लैंडस्केपिंग गार्डनिंग की बात करें तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रोपोर्शन और स्केल मतलब कि जो गार्डन है आपका, उस गार्डन के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं। ठीक है, एक आपका वेजिटेबल वाला पार्ट होता है, एक आपकी इमारत वाला हिस्सा होता है जहां पर रेसिडेंसी होती है, सर्विस एरिया अलग होता है। ठीक है, गार्डन में आपका जो है प्लांटिंग एरिया, प्लांटिंग बेड अलग होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं। तो वो अलग अलग हिस्से कितने अनुपात में होने चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल है प्रोपोर्शन ऑफ स्केल। मतलब बगीचे में उपलब्ध स्थान के जो जितने भी घटक है, सभी घटक के बीच एक अनुपात में बटा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये वाला जो है ये आपका वेजिटेबल गार्डन हो गया, ये आपका प्लांटिंग बेड हो गया, यहाँ पे आप कुछ प्लांट कर सकते हो। ठीक है, इतने हिस्से को आपने अलग कर दिया, 20 फीट के हिस्से को। ये आपका फिर इधर प्लांटिंग बेड हो गया, ये हिस्से को अलग कर दिया। यहाँ पे आपका ये रास्ता हो गया यहाँ आने जाने का, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, रेसिडेंस वाला हिस्सा हो गया। तो ये कितना होना चाहिए, जनरली जो यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग और इसका हिस्सा आपको मिलता है वो 5:8 के मिलता है, अनुपात में मिलता है, 5:8 के अनुपात में मिलता है। ठीक है, तो अनुपात और स्केल का मतलब यही हो गया कि जितने भी अलग अलग हिस्से हैं, जितने भी घटक हैं, जैसे घटक क्या हो गया, जैसे तालाब वाला हिस्सा है उसको अलग कर दिया, वेजिटेबल जो प्लांटिंग जहाँ की हुई है वो हिस्सा अलग कर दिया, जहाँ पर इमारत वाला हिस्सा है उसको किस अनुपात में रखना है, सबका अपना अपना एरिया यहाँ पे बांटना कि कितने एरिया में कौन सी चीज रहेगी। ठीक है, जैसे हम मकान बनाते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, हम अपने ऊपर ही एग्जांपल लेंगे तो जल्दी समझेंगे। जैसे आप मकान बनाते हो तो आप डिजाइन करवाते हो कि भाई यहाँ मुझे क्या रखना है, बेडरूम रखना है इतने हिस्से में 10x10 का। ठीक है, यहाँ पे जो है 10x10 का किचन रखना है, यहाँ पे इतना बड़ा मुझे हॉल रखना है, फिर यहाँ पे हमें लेट बाथ बनाने हैं, यहाँ पे ड्राइंग एरिया, एक डाइनिंग एरिया रखना है, यहाँ पे मुझे बाहर गार्डन छोड़ना है। तो ये सब हम क्या करते हैं, पहले से ही एरिया डिवाइड करते हैं, अनुपात में बांट देते हैं कि भाई हमारा जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट में है, तो 1000 स्क्वायर फीट में हमें कितने कितने हिस्से में क्या क्या चीज बनानी है, एक बेडरूम बनाना है, एक हॉल बनाना है, किचन बनाना है, एक डाइनिंग एरिया बनाना है, थोड़ा सा हमें बाहर हम गार्डन थोड़ा सा बना सके, किचन गार्डन वैसा बनाना है, तो किसके लिए कितना हिस्सा छोड़ना। सेम चीज गार्डन में भी की जाती है कि भैया रेसिडेंसी कहाँ रखनी है, वेजिटेबल वाला एरिया कहाँ रखना है, प्लांटिंग बेड कहाँ रखना है, झरना कहाँ रखना है, सबके लिए एरिया कितना चाहिए वो क्या कहलाता है, अनुपात और प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, यही चीज है। अब नेक्स्ट जो है आपका आता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या है, टेक्सचर का मतलब होता है कि जो आपके प्लांट है वो प्लांट भी आपको अलग अलग टेक्सचर के लगाने हैं। ठीक है, अलग अलग, किसी का टेक्सचर बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बिल्कुल फाइन टेक्सचर का प्लांट होना चाहिए, कोई मीडियम टेक्सचर का प्लांट होना चाहिए, कोई कोर्स टेक्सचर का प्लांट होना चाहिए, है ना। जैसे हम मिट्टी में पढ़ते हैं, सोइल के अंदर पढ़ते हैं टेक्सचर, बिल्कुल फाइन टेक्सचर वाली सोइल अपन पढ़ते हैं। फिर अपना जैसे कि सैंड, सिल्ट और क्ले पढ़ते हैं, तो सैंड में माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अपना जो क्ले होता है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और सिल्ट जो होता है उसमें थोड़े से क्ले से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्लांट में भी क्या करते हैं, टेक्सचर मतलब बनावट, प्लांट की जो बनावट है वो 3 तरीके से जनरली रखी जाती है। क्या, एक फाइन रखी जाती है, मीडियम रखी जाती है और कोर्स रखी जाती है, मतलब महीन, मध्यम और मोटी बनावट रखी जाती है प्लांट की। जिससे क्या वो बगीचे, किसी भी बगीचे की जो सतही लक्षण है, सतही मतलब नीचे सरफेस वाले को उस बगीचे की बनावट कहा जाता है। सतही लक्षण मतलब जो सरफेस जो स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर है, उसको क्या कहा जाता है, बनावट कहा जाता है। और ये बनावट 3 प्रकार की होती है, महीन बनावट होती है, मध्यम बनावट होती है और मोटी बनावट होती है। देखो, पौधों की बनावट, पत्ते के आकार, शाखाओं की व्यवस्था और कैनोपी,
की सघनता पर निर्भर करती है। मतलब जो पौधे की बनावट है किस पे निर्भर करेगी कि वहां उसके पत्ते का आकार कितना है, शाखाओं की व्यवस्था मतलब शाखाओं का अरेंजमेंट कैसा है, लेटरल बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है, नीचे की तरफ झुक रही है, और जो कैनोपी है, कैनोपी किस तरीके से, कैनोपी मतलब कि जो सघनता है, एरिया जो है, जैसे प्लांट है तो प्लांट की जो कैनोपी होती है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है कैनोपी पूरा, इसको कैनोपी कहते हैं। तो उसकी सघनता मतलब कि वो कितना सघन है उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा बनावट को दिखावट के आधार पर खुरदरी और चिकनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दिखावट के आधार पर या तो खुरदरी या फिर चिकनी बनावट की जा सकती है सरफेस की, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको बता दूं, यहां से एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनावट से कि एक हमारा प्लांट है गुलमोहर। गुलमोहर एक महीन बनावट वाला वृक्ष होता है। इसकी बनावट कैसी होती है, महीन होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है फाइन टेक्सचर वाला प्लांट है। निम्न में से कौन सा जो है फाइन टेक्सचर वाला प्लांट है, मतलब महीन बनावट वाला प्लांट है, बारीक बनावट वाला प्लांट है। तो गुलमोहर जो है महीन बनावट वाला प्लांट है। दूसरा जबकि हम बात करें कौन सा प्लांट है, एक ये है टुलिप। टुलिप बोलते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्पेथोडियम कनानुलाटा। एक मोटी बनावट वाला प्लांट है, कोर्स टेक्सचर वाला प्लांट है। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है कोर्स टेक्सचर वाला प्लांट है, निम्न में से कौन सा जो है फाइन टेक्सचर वाला प्लांट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइट और टाइम। लाइट एंड टाइम की यहां पे हम बात करते हैं कि लाइट और टाइम का मतलब क्या है। जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना, ये ऐसी जगह है जहां पर हम आराम से बैठ सकते हैं। भैया लैंडस्केपिंग में हम लोग जाते क्यों हैं, अपने माइंड को शांत करने के लिए, पीस करने के लिए, ऐसे शाम टाइम घूमने के लिए, सुबह टाइम वॉकिंग के लिए, है ना। तो फैमिली के साथ भी जाते हैं, कुछ लोग हम ऐसे ही घूमने जाते हैं, है ना। और आजकल की पीढ़ी तो यहीं पे आपको दिखेगी बैठी हुई। तो मान लो एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, एक लड़का और लड़की दिन के समय, दोपहर के समय में गार्डन गए, ठीक है। एक लड़का लड़की जाते हैं, कपल्स लोग, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी जाते हैं। वो दिन में गए, दोपहर के समय गार्डन गए, तो गार्डन के अंदर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो बैठ सके, ठीक है। गार्डन के अंदर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो बैठ सके, उनको छाया मिल सके और वहां से गार्डन बहुत अच्छा सुंदर दिखाई दे, पूरा गार्डन उनको बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से दिखाई दे। वही कहलाता है लाइट एंड टाइम। लाइट एंड टाइम का मतलब क्या है, मान लो लाइट दोपहर के समय की बात की, मतलब दोपहर के समय क्या हो गया, टाइम। और लाइट का मतलब क्या हो गया, वहां पे उसको छाया मिले। लाइट जो प्रकाश है वो डायरेक्ट उनके ऊपर ना मिले, उनको शेड, छायादार वृक्ष मिल जाए, जगह मिल जाए। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सीटिंग चेयर लगी हुई है गार्डन में और वृक्ष है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के बातें कर सकते हो 2 घंटे 3 घंटे, दोपहर के समय, शाम के समय, दिन के समय। और आप मान लो सुबह सुबह गए तो आपको बिल्कुल सुबह सुबह जाओगे तो भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिले, बैठने का अरेंजमेंट अच्छा हो और वहां से पूरा गार्डन आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। यही होता है लाइट एंड टाइम। मतलब किसी भी बगीचे की डिजाइन के लिए प्रकाश और समय का महत्वपूर्ण घटक है। बगीचे की डिजाइन इस तरीके से बनानी चाहिए कि दोपहर के समय बैठने के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध हो जहां से पूरे बगीचे की सुंदरता को निहारा जा सके। मतलब समझ में आ गया ना कि पूरे गार्डन में ऐसी जगह, चाहे आप दिन के समय बैठो, शाम के समय बैठो, सुबह के समय बैठो, आपको वहां से पूरा का पूरा गार्डन बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे आप, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं लाइट एंड टाइम। क्लियर, समझ में आ गया होगा। जाना गार्डन में और ऐसी जगह ढूंढना जहां से सारी चीज आपको दिखाई दे, बिल्कुल सुंदर दिखाई दे, है ना। कुछ लोग जाते हैं ऐसे, लड़के जाते हैं वहां पर, जाके बैठ जाते हैं ऐसी जगह पर जहां से पूरा गार्डन अच्छे से दिखाई देते हैं और वहां पे आंखें सेकते हैं पूरे गार्डन में मस्त तरीके से। हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये जगह अच्छी है, यहाँ से पूरा गार्डन दिखाई दे रहा है, मस्त, आंखें अच्छी सेक जाएगी हमारी, ठीक है। फिर बात करते हैं मोबिलिटी की। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। किसकी, मोबिलिटी की बात करते हैं। मोबिलिटी का मतलब है गतिशीलता। गतिशीलता मतलब सीधी समझ लो, परिवर्तनता समझ लो इसको। कई बार यहाँ पे आप गतिशीलता ना बोल के परिवर्तनता, परिवर्तनता मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब गतिशीलता मोबिलिटी का क्या मतलब है, मूवमेंट, चाहे वहां पर पेड़ों के अंदर मूवमेंट हो, मतलब कुछ चेंजेस हो, चाहे वहां पर कोई पशु पक्षी है तो उनके चरचराहट, उनका कुछ मूवमेंट हो, मछलियां अगर तालाब में है तो उनका मूवमेंट हो, गतिशीलता, ठीक है। और बाकी पब्लिक तो रहती है, उनका भी मूवमेंट हो। ये जब मूवमेंट होता है ना तो ये मूवमेंट अच्छा लगता है। जब आप गार्डन जाते हो, आप गार्डन जाते किस लिए हो कि आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर के आपको पौधे दिखते हैं। आज आपने देखा कि भैया ये पौधा इस कलर का था, आपने 6 महीने बाद जाके देखा तो भैया इसका कलर चेंज हो गया,
ठीक है। मैं भी ऐसा प्लांट भी आपको बताऊंगा जिसका कलर साल में 2 बार बदलता है, जिनकी पत्तियों का जो कलर है साल में 2 बार बदलता है, उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, शायद एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सके। ठीक है। पक्षियों की चरचराहट की आवाज आपको सुनने को मिलती है, अच्छा लगता है, सुबह सुबह जाओगे तो आपको पक्षियों की आवाज सुनने देगी। मछलियों का मूवमेंट आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो परिवर्तन आपको दिखता है गार्डन के अंदर, यही तो क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है, गतिशीलता कहलाती है। ठीक है। जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, पक्षियों की चरचराहट आपको मिलेगी, मछलियों का मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एक आपको बताता हूं, ये होता है हमारा इंडियन आलमंड। इंडियन आलमंड एक पेड़ है। ये जो पेड़ है, इसकी जो पत्तियां हैं साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार अपना कलर बदलती है। कौन सा कलर कर देती है? रेड कलर। इनकी पत्तियों का कलर क्या हो जाता है? रेड, स्ट्रिपिंग रेड बोलते हैं। स्ट्रिपिंग रेड कलर का हो जाता है साल में 2 बार। कब? साल में 2 बार। कब? फॉलिंग से पहले, झड़ने से पहले, पत्तियां झड़ने से पहले। इंडियन आलमंड एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां झड़ने से पहले साल में 2 बार अपना कलर बदलती है, और कलर कैसा हो जाता है? स्ट्रिपिंग रेड कलर का हो जाता है। ठीक है। स्ट्रिपिंग रेड कलर का हो जाता है। एक और पेड़ है मडुका, मडुका इंडिका। नाम मैं लिखते भी जा रहा हूं, लिख लेना। एक मैंने नाम बताया आपको, इंडियन आलमंड, इंडियन आलमंड। ठीक है। ये अपना साल में 2 बार चेंज करेगा, और कौन से कलर में? रेड कलर में ये बदलता है। दूसरा है, एक है मडुका, मडुका इंडिका, ये भी इंडियन है। मडुका इंडिका एक पेड़ है। ये जो है अपना कलर किसमें? कॉपरी रेड कलर में चेंज करता है, कॉपरी रेड कलर में बदल देता है। कब? फॉलिंग से पहले, झड़ने से पहले, झड़ने से पहले। पत्तियां जब झड़ती है, झड़ने से पहले अपनी पत्तियों का कलर कैसा हो जाता है? कॉपरी रेड कलर का हो जाता है। और यहाँ पे इंडियन आलमंड में जो है साल में 2 बार जो है स्ट्रिपिंग रेड कलर का कलर बनता है। तो ये चेंजेस आपको गार्डन के अंदर दिखाई देते हैं। इसी को बोलते हैं मोबिलिटी, परिवर्तनता, कि भाई क्या परिवर्तन हो रहा है पत्तियों में, पौधे में क्या परिवर्तन हो रहा है। पक्षियों की चरचराहट आपको सुनाई देती है, मछलियों के अंदर आपको उनका मूवमेंट दिखाई देता है अलग अलग तरीके से। यही परिवर्तन जो है गार्डन के अंदर आपको मोबिलिटी या क्या कहलाता है? गतिशीलता। गतिशीलता का आशय बगीचे में प्राकृतिक परिवर्तन, मतलब वही हो गया परिवर्तन था, नेचुरल परिवर्तन। नेचुरल परिवर्तन मैंने बोला क्या होता है? देखो 3 अलग अलग है। एक होता है शीतोष्ण क्षेत्र में परिवर्तन होता है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर बगीचे रंग का बहुत तेजी से बदलता है। बगीचे का जो रंग है, रंग मतलब जैसे मैंने बोला कि वहां पे ऐसा प्लांट होते हैं जो प्लांट अपनी पत्तियों का कलर चेंज करते हैं झड़ने से पहले। एक मौसम से दूसरे मौसम में पौधे अपने पत्ते के रंग में परिवर्तन के कारण सुंदर लगते हैं। एक मौसम से दूसरे मौसम का मतलब ही वही है कि मैंने बोला कि इंडियन आलमंड साल में 2 बार अपनी पत्तियों का रंग बदलता है। 2 बार कब बदलेगा? झड़ने से पहले। ऐसी सीजन आती है उनकी, पतझड़ का सीजन आता है, वो झड़ने से पहले अपना कलर बदल लेते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन कहां दिखने को मिलता है? हमको शीतोष्ण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहां पर जो है परिवर्तन, बदलाव जो है कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब हमें परिवर्तन, देखो यहाँ तो नेचुरल तरीके से हो रहा है चेंजेस, और उष्णकटिबंधीय भारत में बदलाव ज्यादा नहीं देखा जाता, जिससे पौधे में कई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई जाते, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखते। जब कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखते तो हम वहां क्या करते हैं? इसलिए विभिन्न रंगों के फूलों की क्यारियों को लगाकर बगीचे की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अब वहां पे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, जहां पर ऐसी जगह है जहां पर नेचुरल तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर क्या लगा देते हैं? अलग अलग कलर के फ्लावर लगा देते हैं, जिससे बगीचा सुंदर दिखाई देता है। बगीचे में पेड़ों पर पक्षियों की आवाजाही और चरचराहट भी बगीचे के जीवन और गतिशीलता को दर्शाती है। ठीक है। बच्चों की जो पक्षी हैं, पक्षियों का आना और जाना, हर सीजन में अलग पक्षी आते हैं, अपने सीजन में चले जाते हैं, उनकी आवाजें अलग अलग हमें सुनाई देती है जो अच्छी लगती है। मौसमी फूल, रंग बिरंगी तितलियों की आवाजाही। ठीक है। इसके फुवारे के साथ लिली फूल। ठीक है। फवारे के साथ क्या बोला गया है? फवारे के साथ जो लिली फूल है वो क्या बोला गया है कि फवारे के साथ जो लिली फूल है वो में रंगीन मछलियों का घूमना। ठीक है। ये देखो फवारा जो है, फवारा लगा हुआ है, उसके साथ आपको ये दिख रहे होंगे, ये लिली फूल है। ठीक है। ये लिली फूल के साथ जो है मछलियां घूमती है, मूवमेंट करती है, तो ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और यही सारी चीजें देखने तो लोग जाते हैं गार्डन में। क्या चीज देखने जाएंगे? यही सारी चीजें तो देखने जाते हैं। चलो गार्डन में घूम आएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, नई नई चीजें, नई मछलियां, पक्षियों की आवाज, पेड़ पौधों में अलग अलग कलर, यही देखने को मिलता है और इससे हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। ठीक है। तो ये थी मोबिलिटी। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग का। अगला प्रिंसिपल क्या है? शैली, स्टाइल, और ये लास्ट प्रिंसिपल है। टोटल हमने यहाँ पे 13 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं और ये हमारा शैली है, स्टाइल।
अंत में किसी विशेष बगीचे के लिए अपनाई जाने वाली जो शैली है, स्टाइल है, के बारे में निर्णय लेना चाहिए। किसी भी बगीचे का जो डिजाइनर है अपने बजट, अपनी सोच, स्थान की प्रकृति और वहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बगीचे की स्टाइल को निर्धारित करता है। अब जैसे आप देख रहा ना नीचे, बगीचे की स्टाइल किस तरीके से है, कहां पर बिल्डिंग है, कहां पर क्या चीज है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, जो डिजाइनर है उसको कितना बजट दिया गया है, कितना पैसा उसको मिला है, फिर वहां की जो एरिया है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे कौन कौन से पौधे हम लगाएंगे तो अच्छे से बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा पौधा लगा दिया जो वहां पे हो ही नहीं सकता, तो आपका पैसा वेस्ट होगा, बजट वेस्ट होगा और प्लांट अच्छे से होगा नहीं। तो और वहां पर कौन कौन से रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम ऐसी डिजाइन, ऐसी स्टाइल वहां पर डेवलप करते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगती है, उसी को हम स्टाइल कहते हैं। और गार्डन स्टाइल के बारे में अलग से एक लेक्चर में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, गार्डन स्टाइल क्या होता है, ठीक है। अलग अलग स्टाइल जो है गार्डन की वो हम पढ़ेंगे, ठीक। अब कुछ फैक्ट की बात कर लूं, अगर आपसे पूछा जाए, हमने डिस्कस किया था बीच में, एक होता है फॉर्मल गार्डन, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल गार्डन। ये सारी चीजें भी पढ़ाऊंगा, इनफॉर्मल गार्डन के टाइप पढ़ाऊंगा, फेमस गार्डन भी बताऊंगा इंडिया के कौन कौन से हैं। जैसे मैं बताऊं लाल बाग, लाल बाग जो गार्डन है इंडिया का, ठीक है, लाल बाग जो गार्डन है ये फेमस गार्डन के अंदर आता है। ये कहां पर है, बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। लाल बाग गार्डन फॉर्मल गार्डन है, कौन सा गार्डन है, फॉर्मल गार्डन है, बेंगलोर के अंदर है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट गार्डन में से है, ठीक है, सबसे लंबा गार्डन है, सबसे बड़ा गार्डन है ये लाल बाग गार्डन, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि जो हमारा बेंगलोर है, बेंगलोर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गार्डन सिटी, गार्डन कैपिटल ऑफ बोला जाता है, गार्डन सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, गार्डन सिटी कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है या गार्डन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। और यहीं पे सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है, लाल बाग गार्डन है, जो कि फॉर्मल गार्डन है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा लेक्चर प्रिंसिपल का, कई सारे चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है, कुछ फैक्ट भी डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी हम YouTube पे कई सारे लेक्चर्स आपको देंगे, एक ही लेक्चर से आप पता नहीं कर सकते कि क्लास कैसे चलेगी। ये आपको हॉर्टिकल्चर का मतलब ये लैंडस्केप का भी लेक्चर देंगे, आपको सांख्यिकी का भी लेक्चर देंगे। हम कुछ अभी आपको 15 से 20 क्लासेस यूट्यूब पे देने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और अलग से यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, कि कोर्स कैसे आपको पूरा करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा कोर्स के बारे में, वो आप देख लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।